नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, पिछली क्लास में आपने वायरिंग के लगभग 30 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे थे। और आज 30 से आगे कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों, आज आपको इस लेसन से संबंधित लगभग 80 क्वेश्चन है जो आज आपके कंप्लीट 50 क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आज आपको बहुत सी ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए भले आप ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ले लो या कंपटीशन किसी प्रकार की टेक्निकल के ले लो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कम से कम 5 सेकंड का टाइम जरूर देंगे दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि केसिंग कैपिंग में पेच कसते समय पेचों की दूरी अधिकतम हो सकती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि किस प्रकार क्या आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। केसिंग कैपिंग में पेच कसते समय पेचों की दूरी अधिकतम हो सकती है। तो कितनी हो सकती है दोस्तों? तो इसमें अधिकतम दूरी 30 सेमी होगी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों, कंडक्ट पाइप वायरिंग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम अच्छे समझ लो। कंडक्ट पाइप वायरिंग कितने प्रकार की, यानी आपकी जो कंडक्ट पाइप वायरिंग है कितने प्रकार की होती है मुख्यतः अच्छे से समझ लो। और इसका आंसर आएगा 4 प्रकार की आपकी कंडक्ट वायरिंग होती है दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंडक्ट पाइप वायरिंग में सैंडल्स की दूरी अधिक हो सकती है, यानी अधिकतम सैंडल्स की दूरी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें 2 सैंडल्स की दूरी 60 सेमी हो सकती है। यानी इस प्रकार आपकी ये कंडक्ट पाइप आती है, इसमें एक सैंडल्स यहाँ आ गई तो दूसरी सैंडल्स यहाँ, यानी लगभग 60 सेमी की दूरी पर ये सैंडल्स लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जंक्शन बोर्ड के बाद सैंडल्स की दूरी अधिकतम हो सकती है। अभी आपके को 2 सैंडल्स के बीच की दूरी 60 सेमी हो गई, लेकिन अब पूछ रहा है जंक्शन बॉक्स के बाद सैंडल्स की दूरी अधिकतम हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे आपके सैंडल्स के बाद जो जंक्शन के बाद जो सैंडल लगाएगी उसकी अधिकतम दूरी ओनली होगी 30 सेमी। कितनी होगी? 30 सेमी। तो इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है सी। और जैसे आपका ये जंक्शन बॉक्स है दोस्तों, और इस जंक्शन बॉक्स के आगे इस प्रकार आपका ये PVC पाइप जा रहा है, तो इस जंक्शन बॉक्स के आगे जैसे ये सैंडल्स लगेगी तो ये दूरी है आपकी 30 सेमी। अगर अब इस और इस सैंडल्स के बीच की दूरी बात गई तो ये दूरी हो रही है 2 सैंडल्स के बीच की दूरी 60 सेमी। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बस बार किसकी बनी होती है, यानी आपका जो बस बार होता है। और बस बार क्या होता है, जहाँ पर आपकी लगभग जो मोटर होती है 10 एडी मोटर, वहाँ पर बस बार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका बस बार होता है वह कॉपर यानी तांबे का बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बस बार कौन सी सप्लाई पर कार्य होता है, यानी आपका बस बार सही बात है कॉपर का बना होता है, लेकिन बस बार कौन सी सप्लाई का बना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां है, बस बार कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो दोस्तों, आपका बस बार है वह AC सप्लाई पर ही कार्य करता है, AC DC पर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा C। तो आपके 36 क्वेश्चन तक क्लियर हो चुके दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा अर्थिंग, तो 5 सेकंड का टाइम है, तो बताओ अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आपकी अर्थिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। और 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी प्लेट अर्थिंग और एक होती है आपकी पाइप अर्थिंग। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार की पाइप अर्थिंग और प्लेटिंग 2 प्रकार की अर्थिंग है। यहाँ तक मेरे हिसाब से दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग में तार कितने SWG का उपयोग करते हैं। SWG का अर्थ होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी आपका जो अर्थिंग वायर है वह कितने गेज का होता है। तो दोस्तों, आपका जो वायर गेज है वह मुख्यतः आपका जो, हाँ दोस्तों, आपका जो वायर गेज है। हाँ, क्वेश्चन 38वां, अर्थिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, आपका क्वेश्चन 38वां पे अर्थिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी अर्थिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अर्थिंग में आपका डलेदार नमक भी आता है, चारकोल भी आता है। अगला है A और B, तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, यानी इसमें डलेदार नमक चारकोल दोनों की प्रत्येक 5 सेमी की दूरी में लगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर C आएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है अर्थिंग में तार कितने HWG का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अर्थिंग में आपको अच्छे से मालूम भी होगा, तो 5 सेकंड का समय बताओ अर्थिंग में तार कितने HWG होता है। तो है RWG का होता है। HWG का अर्थ होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इतने क्वेश्चन क्लियर होने के बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, प्लेट अर्थिंग में प्लेट का आकार कितना होता है। तो प्लेट अर्थिंग में दोस्तों सोचो और बताओ, जल्दी बताओ, प्लेट अर्थिंग में प्लेट का आकार कितना होता है। यानी आपकी प्लेट का आकार होता है 90 इंटू 90 सेमी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। तो दोस्तों आपके लगभग 40 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 41 नंबर क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट को किस स्थिति में स्थापित किया जाता है। तो प्लेट अर्थिंग में दोस्तों बताओ और सोचो, जल्दी बताओ। तो प्लेट अर्थिंग में प्लेट की स्थिति होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी दोस्तों इस प्रकार एकदम खड़ी होती है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अगर आपकी क्षैतिज बात करें तो दोस्तों आपकी क्षैतिज आती है इस प्रकार। तो यह तो है आपकी ऊर्ध्वाधर, यह है आपकी क्षैतिज, तो एकदम करेक्ट होगी इसकी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी आकृति में आपकी प्लेट लगाई जाती है। इसके चारों ओर 90 इंटू 90 सेमी का इस प्रकार गड्ढा होता है और इस गड्ढे में आपके नमक व चारकोल की 15 सेमी की परत में ये लगाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट किसकी बनी होती है। तो प्लेट अर्थिंग में आपकी जो प्लेट होती है वह तांबे की बनी होती है। दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, प्लेट अर्थिंग हो या पाइप अर्थिंग वह समान धातु की होनी चाहिए, यानी आपकी प्लेट भी समान होनी चाहिए और उसके नट बोल्ट आते हैं वो भी समान धातु की होनी चाहिए। तो आपका इसका करेक्ट आ जाएगा तांबे का, यानी प्लेट अर्थिंग में प्लेट तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेट अर्थिंग में गड्ढा कितना गहरा खोदना चाहिए, यानी कितना गहरा खड्डा खोदना चाहिए। तो जल्दी से दोस्तों 5 सेकंड का समय, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। तो आपकी प्लेट अर्थिंग में गड्ढा कितना होना चाहिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 1.3 से लेके 5 मीटर गहराई तक आपका गड्ढा खोदा जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग में पाइप किसका बना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग में पाइप किसका बना, तो बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। तो पाइप अर्थिंग में पाइप कास्ट आयरन का बना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, तो आप हर क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में कन्फर्म 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस लेसन से। अगला क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग में गड्ढा कितनी गहराई का होता है। यानी पाइप अर्थिंग की बात करें तो पाइप अर्थिंग में कितनी गहराई का गड्ढा होता है। तो दोस्तों पाइप अर्थिंग का गड्ढा होता है आपका 2.5 से लेकर 4 मीटर गहराई तक गड्ढा खोदा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग में पाइप की साइज़ क्या होती है। अब इसमें पाइप की साइज़ क्या होगी। तो दोस्तों इसमें पाइप की साइज़ होती है 95 इंटू 19.5 mm। कुल मिला के दोस्तों वह 95 mm इंटू 19.5 पाइप की साइज ये होती है दोस्तों। तो ये mm में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर प्रत्येक का कम से कम कितने अर्थ होने चाहिए। तो ये बात बता रहा आपका, भले ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो या 2 ट्रांसफार्मर के मध्य अगर हम अर्थ करें तो उनके मध्यम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वह आपकी अधिकतम दूरी होती है 2 मीटर। हाँ, जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर प्रत्येक का कम से कम कितने अर्थ होने चाहिए। तो कम से कम 2 अर्थ जरूर होने चाहिए, भले आप वो ट्रांसफार्मर के ले लो या किसी के ले लो। तो आपके जनरेटिंग क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर अर्थ होते हैं आपके 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्लियर रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पूरी वायरिंग में अर्थिंग में प्रयुक्त तार का कुल प्रतिरोध कितने से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसका प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में तथा चट्टानी भूमि में कितना होना चाहिए। तो आपका जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसका सामान्य व चट्टानी भूमि में प्रतिरोध होना चाहिए 3 से 8 ओम दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करें आपका 50 नंबर की, स्टे वायर में भूमि तल से कितनी ऊंचाई पर इंसुलेटर लगा होता है। यानी यह आपका कोई पोल है, इसमें ये आपके आगे आर्म रोड, अब यहाँ से जो ये
आएगा जो आपका अर्थिंग वायर यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा होता है, ये इस धरातल से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो दोस्तों यह आपके धरातल से लगभग 3.5 मीटर की गहराई तक होना चाहिए, यानी इंसुलेटर लगाया जाता है। तो आपके 50 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका उद्योगशालाओं में वायरिंग में कौन सी केबल प्रयोग की जाती है। तो उद्योगशाला की बात है तो दोस्तों उद्योगशाला में आपकी आर्मंड केबल काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ध्रुवता परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी आपको ध्रुवों की जांच करनी है तो उसके लिए कौन सा उपकरण काम में लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम टेस्ट लैंप भी काम में ले सकते हैं, न्यून टेस्टर भी काम ले सकते हैं, फेज ये केज टेस्ट लिख रहेगा, ये आपका फेज टेस्ट, ये भी जांच क्या उपयुक्त होगी भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी हम सारे उपकरण ध्रुवता परीक्षण के लिए काम में ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंसुलेटर परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी इंसुलेटर परीक्षण के लिए किसका इंसुलेटर, यानी उसके ऊपर जो आपके वायर होते हैं उसके ऊपर जो कवर आता है उसको जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम मेगर नामक यंत्र का काम में लेते हैं। मेगर के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है और ये कितने आरपीएम पर घूमते हैं ये भी आपको बताया हुआ है दोस्तों। तो आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ऊंचे भवन, मीनारों, चिमनियों तथा खंभों पर त्रिशूल के आकार का चालक स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी इस प्रकार का आप समझ गए होंगे, इसे बोलते हैं तड़िक चालक। जो आपकी चिमनियों, मीनारों, भवनों आदि पर लगाया जाता है तो यह होता आपका तड़िक चालक, यानी जो आसमानी बिजली होती है उससे आपके मीनारों, ऊंचे भवनों, चिमनियों आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जैसे ही इस पर आपका आकाशीय बिजली गिरेगी वह डायरेक्ट अंडरग्राउंड हो जाएगी और आपके भवन चिमनियों को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, वायरिंग में पैदा होने वाला कौन सा दोष है। तो आपकी वायरिंग में मुख्यतः कौन सा दोष पैदा होता है। तो दोस्तों फ्यूज उड़ना ये भी दोष होता है आपकी वायरिंग में, शॉर्ट सर्किट ये दोष भी होता है आपकी वायरिंग में, लीकेज यह दोष भी होता है और उपयुक्त सभी। तो इसका करंट आंसर आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि फ्यूज उड़ना, शॉर्ट सर्किट उड़ना, लीकेज सभी प्रकार के दोष आपकी वायरिंग में होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका किसी सिस्टम में कुल लंबाई का कितना मार्जिन रखा जाता है। तो उसमें कुल लंबाई का आपका लगभग दोस्तों 10% मार्जिन रखा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए। यानी विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन हमें करना चाहिए दोस्तों। तो विद्युत वायरिंग के लिए हमें आपका जो भारतीय विद्युत नियम 1950 के नियम की पालना करनी चाहिए। भारतीय विद्युत नियम कौन सा नियम, 1950 के नियम की पालना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान के कारण मोटर चलते समय आवाज़ करती है। यानी किसके कारण मोटर आवाज़ करती है, फ्यूज उड़ने के कारण। तो ये तो कोई दोष है ही नहीं दोस्तों। स्विच खराब होने का तो ये भी कोई दोष नहीं है दोस्तों। ढीले स्विच नहीं, ये भी नहीं, यानी कुल मिला के ये तीन तो नहीं है। आगे बियरिंग घिस जाने, हाँ दोस्तों ये होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी बियरिंग घिस जाने के कारण आपकी मोटर चलते समय आवाज़ करेगी। तो ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता होती है जब। यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता कब होती है दोस्तों। तो वहाँ आपके जब लोड 5 किलोवाट से अधिक हो तब आपको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर नामक स्विच आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोड 5 किलोवाट से अधिक नहीं होना, अधिक हो तभी इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीलिंग फैन की बॉटम से छत की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। यानी आपका सीलिंग फैन है तो उसकी बॉटम से खालिस्तान छत की ऊंचाई होनी चाहिए। तो बॉटम यानी हो गया दोस्तों आपका फर्श, तो फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए उसकी 2.75 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, 2.75 मीटर। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े इंस्टॉलेशन में औजार प्रभार खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी बड़े इंस्टॉलेशन में औजार खालिस्तान से प्रभार नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 4 किलोवाट के ऊपर के लोड के लिए खालिस्तान फेज की व्यवस्था
होनी चाहिए। अगर 4 किलोवाट से अधिक लोड है तो उसके लिए दोस्तों हम 3 फेज व्यवस्था काम में लेनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी 3 फेज की व्यवस्था होनी चाहिए 4 किलोवाट से अधिक होते ही। अगला क्वेश्चन है, किस कारण पंखा कम गति से चलता है? तो आपका पंखा चलता है, उसमें ध्यान रखना, अगर आपके कैपेसिटर में दोष है तो इस दोष के कारण आपका पंखा कम चलता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी कैपेसिटर के दोष होने के कारण इसको क्या हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, इस कारण वो खराब हो जाता है। तो इसी कारण में क्या होता है, धीरे चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गीजर में पानी ज़्यादा गर्म होने का क्या कारण है? अगर आपका गीजर है उसमें पानी ज़्यादा गर्म होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है कि आपका स्विच खराब होने के कारण उसको डायरेक्ट सप्लाई मिलती है और वह गर्म हो जाता है, यानी ऑफ नहीं होता है। यही कारण तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बी, स्विच खराब होने का, फ्यूज उड़ने का। यह तो कोई आंसर है ही नहीं, डिले स्विच, इसका भी कोई कारण नहीं पड़ेगा। थर्मोस्टेट में कमी है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन थर्मोस्टेट में कमी है तो वो क्या होगा, आपका कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो ऑफ या ऑन ही रहेगा और स्विच, ये इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु के तार उपयोग किए जाते हैं? तो विद्युत वायरिंग में अधिकतर हमें कॉपर के तार ही काम मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि यह विद्युत का चालक सबसे अच्छा होता है और इसमें क्या होता है, प्रतिरोध भी कम, निम्न प्रतिरोध धातु होती है, तो ये काम अच्छी होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आएगा ए, एल्यूमिनियम, ये थोड़ी विद्युत की खपत ज़्यादा करती है, कास्ट आयरन ये भी ज़्यादा करती है, सिलिकॉन ये भी ज़्यादा करती है। तो इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिपलट लोड वायर क्यों लगाया जाता है? यानी आपका सिपलट लोड वायर क्यों लगाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, आपका जो सिपलट लोड वायर है यह आपके शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए काम में लिया जाता है और लोड से बचाव के लिए, या ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए और बी, यानी आपका लिफ्ट लोड वायर आपका शॉर्ट सर्किट से बचाव करता है और लोड से बचाव करता है। तो काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन था दोस्तों कंपटीशन के लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार छत के पंखों के लिए कितने वाट शक्ति का निर्धारण की गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बताओ 5 सेकंड का समय है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1956 के अंदर छत पंखे के लिए कितने वाट है? तो इसके आएगा 60 वाट। तो 60 वाट 1956 के नियम के अनुसार पंखे की वाटें क्षमता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार निर्वात पंखों की शक्ति होनी चाहिए। निर्वात यानी आपके जो किचन में या आपके हॉस्पिटल वगैरह में जो एग्जॉस्ट फैन होती है उसकी वाटेज क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों उसकी वाटेज क्षमता उनकी सामर्थ्यता के अनुसार, यानी उनकी साइज के अनुसार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, वो 50 वाट नहीं तो उसकी क्षमता हल बड़ा या छोटा उसके अनुसार, तो उसकी सामर्थ्यता के अनुसार उसकी शक्ति का निर्धारण किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार प्रदीप्ति लैंप के लिए कितने वाट शक्ति का निर्धारित की गई है? यानी आपकी जो प्रदीप्ति लैंप है उसकी वाटेज क्षमता कितनी है? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी 40 वाट का निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा ले जाने पर केबल सतह से कम खालिस्तान की ऊंचाई पर होनी चाहिए। यानी आपकी कोई केबल है तो वह एक स्थान दूसरे स्थान पर विद्युत लाइन ले जा रही है, तो केबल सतह से कम कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट होगा 4 मीटर की ऊंचाई पर तो होना ही होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, ग्राफीय चिन्ह किस विद्युत उपकरण का है? तो दोस्तों यह आपका पंखे का पॉइंट दर्शा रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर ये इस प्रकार किसी में मतलब ये हो गया आपका एग्जॉस्ट पंखे का, ये पहुंचे तो आपका ब्रैकेट पंखे का। तो दोस्तों आपके ये प्रतीक चिन्ह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, MS ग्राफीय चिन्ह किस परिपथ को दर्शाता है? यानी ये किस परिपथ को दर्शा रहा है दोस्तों? तो ये MS यानी मशीन स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, मशीन स्विच, यानी MS को बोलते हैं मशीन स्विच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है? कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है? तो आपका कंट्रोल पैनल होता है, उसका नियंत्रण होता है आपका अति धारा डिवाइस नियंत्रण में, मोटर कंट्रोल नियंत्रण में, कंट्रोल सर्किट उपकरणों के नियंत्रण के लिए उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपयोग सभी, यानी इन सभी के लिए आपका कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सजावटी लाइटों के बल्बों को लगाया जाता है, यानी किस क्रम में लगाया जाता है? तो इनको दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो सजावटी लैंप होते हैं उनको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सजावटी लैंपों की श्रेणी में एक बल्ब के लाइन से संयोजित होने की स्थिति में क्या होता है? तो सभी बल्ब जलना बंद कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर ये आएगा, क्योंकि सजावटी लैंपों में अगर एक बल्ब के लाइन से संयोजित होते हैं आगे वाली कोई भी लैंप नहीं जलेगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन आपका, बंद हुए सजावटी बल्बों के श्रेणीक्रम में फ्यूज बल्ब का पता लगाने की विधि कौन सी है? तो फ्यूज बल्ब का पता लगाने की विधि होती है दोस्तों आपकी जेफ्ट विधि। हाँ, ये भी सही है दोस्तों। इसके अलावा होती है दोस्तों आपकी नियॉन बल्ब विधि, ये भी होती है दोस्तों। और या बीजेटी, ये बीजेटी नहीं होती दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए व बी, यानी आपके जो बंद हुए सजावटी बल्बों की श्रेणी में फ्यूज बल्ब का पता लगाने के लिए हम आपके जेफ्ट विधि और नियॉन बल्ब विधि का, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइट पॉइंट का ग्राफिकल चिन्ह क्या होता है? यानी कोई आपका लाइट पॉइंट, हाँ, लाइट पॉइंट का ग्राफिकल चिन्ह क्या होता है? तो लाइट पॉइंट का ग्राफिकल चिन्ह होगा दोस्तों आपका ओ एल यानी लाइट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अक्ष प्रतीक किसका होता है? तो आपका अक्ष प्रतीक आपके दीवार को पार करना होता है दोस्तों। क्या होता है? दीवार को पार करना होता है। अगले विद्युत वायरिंग में लेआउट तैयार करने में प्रयुक्त आवश्यक वस्तु है, तो उसके लिए प्रयुक्त आवश्यक वस्तु क्या होती है? स्टील रोल भी होती है, वुडन बोर्ड भी होता है, ट्राई स्क्वायर भी होता है, उपयुक्त सभी, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी विद्युत वायरिंग में लेआउट तैयार करने सभी प्रकार के काम में लेते हैं। तो दोस्तों आपके लगभग 79 क्वेश्चन अटेंड हो चुके हैं, एग्जाम के दृष्टि काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों।